द्वितीय वर्ष विज्ञान के सभी बच्चों का पुनः स्वागत। हम वीडियो की अनवरत क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा एक नए फिर टॉपिक पे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे, जिससे कि हमारी जानकारी में वृद्धि होती जाती है। आप लोग इन वीडियो को देखें, अवलोकन करें, सुने अच्छे से गंभीरतापूर्वक, और उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप उसका सहारा लें ताकि आपके अध्ययन सामग्री मजबूत हो सके और अच्छे टॉपिक तैयार हो सके। ये केवल मेरे पेपर में नहीं बल्कि आप सभी पेपर के अंदर इस प्रकार का कार्य करें। अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, वीडियो को अवलोकन करें और उससे और साउंड नॉलेज प्राप्त करें। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, हमने देखो बेटे बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जूल का नियम तथा जूल के प्रयोग को देखा था। उसके साथ में हमने ये भी कहा मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे, लेकिन हमने जूल का नियम और जूल का प्रयोग कर पाए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का निर्धारण करेंगे। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जा के साथ आयतन में परिवर्तन की दर का निर्धारण करेंगे, जो कि उस वीडियो में हमारा नहीं हो पाया था, तो आज इसमें वीडियो में कर लेते हैं। तो देखें, जूल के प्रयोग में यह प्रेक्षित हुआ था, यह ऑब्जर्व्ड हुआ था कि गैस के बल्ब ए से बल्ब बी में प्रसरण के पहले तथा प्रसरण के पश्चात अंत में ताप समान ही रहता है। अतः ताप में परिवर्तन क्या हो गया? शून्य। अगर ताप में परिवर्तन शून्य है तो dt जो है जीरो से दिखाए, सो dt इक्वल टू जीरो। जूल के प्रयोग में क्या प्रेक्षित हुआ? जूल के प्रयोग में ये प्रेक्षित हुआ कि जो जूल का उपकरण था उसमें एक बल्ब, दो बल्ब ए और बी युक्त एक उपकरण लिया था, जिसमें ए बल्ब में एक गैस भरी हुई थी, ए और बी में निर्वात था, ए और बी के अंदर एक स्टॉप कॉक लगा रहा था, उसको जल स्थिर तापी में रखा गया था, और एक थर्मामीटर जल स्थिर तापी में लगाया और विलोडक लगा रखा था। फिर हम क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम बल्ब ए और बी के बीच में स्टॉप कॉक है उसको खोलते हैं, तो बल्ब ए से बी में गैस प्रसरित होती है, एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है निर्वात में। तो उसके बाद उसकी टेम्परेचर फिर नोट कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था। तो जूल के एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में ये प्रेक्षित हुआ कि गैस के बल्ब ए से बल्ब बी में प्रसरण के पहले तथा प्रसरण के बाद में ताप समान ही रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः ताप में परिवर्तन शून्य, यानी कि dt इक्वल टू जीरो। चूंकि गैस निर्वात में प्रसरित हो रही है, भाई बल्ब ए में गैस थी और बल्ब बी में निर्वात था, तो प्रसरण में निर्वात में हुआ, इसलिए कह रहे हैं निर्वात में प्रसरित हो रही है। तो चूंकि गैस निर्वात में प्रसरित होती है, अतः इस प्रक्रम में गैस द्वारा कोई प्रसार कार्य नहीं होगा। गैस का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? गैस का एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम में। वैक्यूम यानी निर्वात में गैस का प्रसरण होने के कारण इस प्रकार के प्रक्रम में, इस प्रोसेस में गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं, प्रसार कार्य नहीं किया जाए, एक्सपेंशन वर्क कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है, और चूंकि गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम हो रहा है तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, इसलिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सो डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। चूंकि प्रसरण के पहले यानी पूर्व में तथा प्रसरण के बाद में अंत में ताप समान रहता है। क्या होता है? चूंकि प्रसरण के पहले, पूर्व में तथा प्रसरण के अंत में ताप समान रहता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए तो dt जीरो है। जब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अतः निकाय तथा परिपार्श्विक में ऊष्मा विनिमय नहीं होता है। चूंकि प्रसरण के पहले तथा प्रसरण के बाद, गैस के प्रसरण के पहले तथा प्रसरण के बाद ताप समान रहता है, और ताप समान रहता है तो निकाय तथा तंत्र तथा परिपार्श्विक में ऊष्मा का विनिमय या आदान प्रदान नहीं होता है। और जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अर्थात डेल क्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल क्यू जीरो हो गया। तो देखो तीन कंडीशन बनी इस एक्सपेरिमेंट। पहला तो ये बना कि इसमें dt यानी ताप में परिवर्तन शून्य है, dt इक्वल टू जीरो। दूसरा, गैस निर्वात में फैल रही है, प्रसरित हो रही है, तो गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया, यानी डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। और तीसरी, चूंकि दोनों ही कंडीशन में प्रसरण से पहले और प्रसरण के बाद में ताप समान रह रहा है, तो इसका मतलब परिपार्श्विक और तंत्र में ऊष्मा का विनिमय या एक्सचेंज या आदान प्रदान नहीं होया।
नहीं हुआ है तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो। तो डी टी जीरो, डेल डब्ल्यू जीरो एंड डेल क्यू जीरो, ये तीनों जीरो हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, चूंकि डी टी इक्वल टू जीरो है, डेल क्यू इक्वल टू जीरो है और डेल डब्ल्यू भी जीरो है, तो अतएव ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार, ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्या है नियम, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये हो गया, क्या बात हो गई। हम, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब डी ही को रहने देते हैं, डेल डब्ल्यू को डी क्यू की साइड में ले जाते हैं। तो ये देखिए डी ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों हो गया, ये जीरो इसलिए हो गया कि डेल क्यू भी जीरो है एक्सपेरिमेंट में और डेल डब्ल्यू भी जीरो है, इसलिए डेल डब्ल्यू हो गया। अब आप देखिए ये शून्य हो गया, शून्य क्यों हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट में एक तो ये जीरो है डेल डब्ल्यू, एक डेल क्यू भी जीरो है। नाउ चूंकि E इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप तथा आयतन का फलन होती है, ये वाली बात कर रहे हैं। जब आंतरिक ऊर्जा E ताप और आयतन का फलन है तो हम लिखेंगे, गणितीय रूप से लिखेंगे E इज फंक्शन ऑफ T एंड V, इज फंक्शन ऑफ टी वी। अतः ऊर्जा में परिवर्तन, तो एनर्जी में परिवर्तन को कैसे दर्शाएंगे, एनर्जी में परिवर्तन को इस प्रकार से दर्शाएंगे, जब E इज इक्वल टू एफ, ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड वी है, तो चेंज इन एनर्जी को लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। यानी कि जब एनर्जी फंक्शन ऑफ टी एंड वी है तो एक बार एनर्जी को जो है टी के साथ वी को कांस्टेंट रखते हुए और दूसरी बार एनर्जी को वी के साथ टी को कांस्टेंट रखते हुए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी या ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। सो डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। Therefore, this equation can be written as dE is equal to del E upon del T at constant volume। क्या होता है, स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर जो है वो CV कहलाती है। हमने ऊष्माधारिता में पढ़ा था, ये जो है ये वाली राशि डेल E अपॉन डेल T at constant वॉल्यूम, ये CV कहलाती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की जगह हम सी वी रख देंगे, सी वी लिख दिया हमने। तो डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी, और इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। समीकरण नंबर 1 तो हो गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो इक्वेशन आई थी, डी ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, और समीकरण नंबर 2 हो गई डी ई इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी टी। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए आप, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये समीकरण 1 जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्राप्त करी थी हमने, और उसमें डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का मान रख के प्राप्त किया था। दूसरी इक्वेशन हमने एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से प्राप्त करी और चेंज इन एनर्जी निकाली। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों को कंबाइन करने पर, सम्मिलित करने पर तो करते हैं। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो हो गई, समीकरण 1 ये बता रहा था कि डी ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इसलिए वापिस स्लाइड लें। ये देखिए समीकरण 1 बता रहे हैं कि डेल ई इक्वल डी इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, और इसका मान होता है डी इक्वल टू जीरो, और इधर ये डी की वैल्यू जीरो है, इधर ये डी है जो ये बता रहा है।
तो क्या हो गया, डी क्या हो गया, सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए ये समीकरण कंबाइन किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट इज दैट डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी एंड इट इज इक्वल टू जीरो। अब हम चूंकि हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आयतन ताप में परिवर्तन शून्य हुआ था, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ प्रयोग के पहले, यानी गैस के प्रसरण के पूर्व में और उसके बाद में ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ताप में परिवर्तन शून्य, और ताप में परिवर्तन शून्य है तो डी टी इक्वल टू जीरो होगा। तो लिखेंगे हम सिंस डी टी इक्वल टू जीरो, डी टी जीरो हो गया, तो हम इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी डी टी है वहाँ शून्य कर देंगे। तो डी ई इज इक्वल टू, तो सी वी डी टी ये भी शून्य हो जाएगा क्योंकि डी टी जीरो है। तो इक्वेशन बन गई डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो संपूर्ण रूप से अब इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी कि डेल ई अपॉन डेल वी, ये जो राशि है डेल वी, इसको हम इस डायरेक्शन में ले कब लेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उस स्थिति में, डी टी इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ये डी टी जो है वो जीरो है। तो क्या इक्वेशन बन गई, डेल ई अपॉन डेल वी कब है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैं, जो कि जूल्स के प्रयोग से निर्धारित करना था और यही हमें प्राप्त करना था। सो थैंक यू।